नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। सबसे पहले गाइज, अगर आप में से किसी भी भाई ने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ लीजिए। अब गाइज, इस चैप्टर में मैं आपको चाहे आरआरबी ग्रुप डी की बात हो, एनटीपीसी की बात हो, जेई की बात हो, एएलपी टेक्नीशियन की बात हो, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की बात हो, या फिर एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात हो, या फिर कोई पैरामेडिकल एग्जाम की बात हो, या रेलवे की विभिन्न एग्जामों में पाचन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन बेकायदा एग्जाम का नाम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी और शिफ्ट लिखी जाएगी भैया प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे। यानी कि मैं आपको जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ 1 का स्तंभ सेकंड के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ सेकंड आपके सामने दिया गया है। स्तंभ 1 में ए के सामने लिखा हुआ है भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। बी के सामने लिखा हुआ है लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 30/8/2022 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। इसमें बेटा जो ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसमें ए जो दिया गया है वो दिया गया है भैया फूड पाइप, जिसे आप ईसोफेगस भी बोलते हो, ईसोफेगस। बी दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और फूड पाइप का मतलब होता है भोजन नली। बी दिया गया है भैया ये। दूसरा कौन सा दिया गया है? बी। और सी दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। सी दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत। और भैया डी पर दिया गया है लीवर। डी पर दिया गया है लीवर। अब आपको आपस में मिलान करना है स्तंभ ए का स्तंभ सेकंड से, यानी कि ए जो फूड पाइप है इस फूड पाइप से संबंधित कुछ न कुछ स्तंभ बी में दिया गया होगा। वैसे ही बी से संबंधित, बी का संबंध किससे है? लार्ज इंटेस्टाइन से है, यानी कि बड़ी आंत से है। तो बड़ी आंत से संबंधित इस स्तंभ सेकंड में कुछ न कुछ दिया होगा। तो भैया आपको आपस में मिलाना है। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? ये आपसे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया है 30/8/2022 को, जो पिछली ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड पर लिखने में ही पूरा प्रोसेस हो गया। अभी इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे मैंने, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में भैया इनके ऑप्शन बता सकते हो। चलिए फिर इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। क्वेश्चन ए, फूड पाइप दिया गया है भाई। जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें ए फूड पाइप यानी कि भोजन नली का चित्र को दर्शाया गया है। अब ये जो भोजन नली है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है
मुंह के खाने को आपके पेट तक पहुंचाना, यानी कि मुंह का जो खाना होता है उसको हमारे आमाशय तक पहुंचाना, हमारे पेट तक पहुंचाना, हमारे उदर तक पहुंचाना। और इस ईसोफेगस में एक प्रोसेस होती है जिसे कर्माणु कुंचन की गति बोलते हैं, यानी कि एक गति होती है जिसे कर्माणु कुंचन की गति बोलते हैं। और इस कर्माणु कुंचन की गति के द्वारा ही मुंह का खाना आपके पेट तक पहुंचता है। जब ये कर्माणु कुंचन की गति उल्टी हो जाती है तो पेट का खाना आपके मुंह पर आ जाता है। ऐसा कब होता है? जब हमें उल्टी होती है तब होता है भैया। तो ये काम हो गया आपके फूड पाइप का। देखते हैं भैया, ये जो होता है क्या इससे संबंधित कोई कार्य दिया हुआ हो क्या है? क्या इसमें भोजन से जल का अवशोषण करता है फूड पाइप? नहीं करता। लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है क्या? नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, पाचन नहीं होता है। बिल्कुल बेटा, जो भोजन नली होती है इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इस फूड पाइप में, इस ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है? मुंह के खाने को आपके पेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो भैया इस ए को हम मिला देते हैं इससे डी से, यानी कि इसमें पाचन नहीं होता है। पहला चीज समझ में आ गई? ओके। अब आप डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में बी पर दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में बेटा किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। क्या होता है भैया? पानी का अवशोषण होता है। तो यहां देख सकते हो भोजन से जल का अवशोषण करने का कार्य कौन करती है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन करती है, बड़ी आंत करती है भैया। तो बी को आप कर सकते हो, भोजन से ये जल का अवशोषण करने में सहायक होती है। इतनी बात क्लियर है। सी पर दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, गाइस जिसमें पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है। इसमें तीनों का पाचन होता है। लेकिन भैया हमें तो ऑप्शन के हिसाब से चलना। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन है कि लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है, और दूसरा ऑप्शन होता है वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। तो भैया इसका संबंध होगा, सी का संबंध छोटी आंत का संबंध होगा भैया लंबाई से। अब लंबाई से क्यों होगा? क्योंकि देखिए होता क्या है, जो शाकाहारी जीव होते हैं, अब शाकाहारी जीव क्या खाते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं। ये जंतु पेड़ पौधे खाते हैं ज्यादातर। तो पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और आप सभी को पता है सेलुलोज का जो पाचन होता है वो आसानी से नहीं होता। इसके लिए इसकी लंबाई ज्यादा होना जरूरी है। इसलिए छोटी आंत के संबंध में एक कथन दिया हुआ होता है यहाँ पर कि लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। याद रखना, शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है बेटा, क्योंकि वो सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज को खाते हैं भैया। क्योंकि वो पेड़ पौधे पत्तियां खाते, देखो होगा गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता। कुत्ता तो देखा जाए तो शाकाहारी भी मांसाहारी भी होता है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन जो गाय भैंस घोड़ा होता है, बकरी होती है, भेड़ होती है, ये जो जीव होते हैं ये ज्यादातर पेड़ पौधे खाते हैं। और पेड़ पौधों में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं होता है। इसके लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसके कारण इन शाकाहारी जीवों की जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है भैया, और छोटी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी कहता है लीवर। आप सभी को पता है लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका? बाइल जूस का निर्माण करता है, पित्रस का निर्माण करता है। और ये पित्रस का निर्माण तो लीवर में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया बाइल जूस यानी कि पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ जाकर के जमा होता है ये बाइल जूस, ये पित्ताशय? तो गोल ब्लैडर में जाकर के जमा होता है। कहाँ पर जाकर जमा होता है? गोल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। और कार्य कहाँ जाकर करता है? तो भैया छोटी आंत में जाकर के ये कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा के पाचन में सहायक होता है। अब वसा के पाचन में क्या सहायक होता है?
तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है भैया बाइल जूस। बाइल जूस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। और इस प्रोसेस को वसा का पायसीकरण या वसा का इमल्सीकरण कहते हैं भैया। तो अब बचा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है और ये वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरे पाचन तंत्र की समझ होना जरूरी है, तब जाकर भैया आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्योंकि क्या करें भाई, क्वेश्चन ही बड़ा है। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने बायोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है या किसी चैप्टर में आपको डाउट है भैया, तो मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर और प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको करवा रखे हैं, वो मिल जाएंगे। बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो मिल जाएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिकों पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एक बात और बताने वाला हूँ आपको, ये बैच ये मत समझो कि सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए ही उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर बायोलॉजी है तो भैया आपके लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल उपयोगी है। आप इस बैच को देख सकते हो और आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको हमारे चैनल का थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ। एक दो दिन से हम थोड़े से काम में बिजी थे, आपके लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए शनिवार और संडे के दिन हमारी प्रॉपर रूप से क्लास नहीं आई। आज सुबह वाली क्लास भी नहीं आई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भैया हमने आपको पढ़ाना छोड़ दिया। जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक हम आपका साथ देंगे और आपको जीत दिला के रहेंगे। हर रोज आपके लिए कुछ अच्छा नया नया कंटेंट लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। सुबह 6 बजे हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400, 500 स्टूडेंट देते हैं। और अब तो भैया संख्या बढ़ गई है। अगर आप पिछले क्वेश्चन जाके देखते हो कम्युनिटी पोस्ट में, तो 1000+ वोट आए हैं भैया। तो 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 वोट हर रोज स्टूडेंट देते हैं बेटा उन क्वेश्चनों का आंसर। आप भी दीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना रहती। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करेंगे। सुबह 7 बजे वाले बैच में मैं आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। वहां पर मैं प्रॉपर रूप से एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। और शाम वाले बैच में रेलवे वाले बच्चों के लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वैसे मैं अलग अलग टॉपिकों पर बात करता रहता हूँ, अलग अलग चैप्टर आपको करवाता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। जो भी नहीं करवाया है उनको और अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा। जो मैंने पुराने करवाए हैं, जिसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का, अभी भी नहीं है, मैं नहीं कहता कि मैं सर्वसंपन्न हूँ, नहीं भैया, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन पहले की तुलना में अब की बार मैं आपको बेहतर देने की कोशिश करूँगा। तो धीरे धीरे वापस पहले वाले चैप्टर को अच्छे नए कंटेंट के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसलिए भैया अगर आप चैनल पर नए आए हो और पहली बार क्लास देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आशा करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया और अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चलिए भैया सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान से समझना बेटा, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डॉट 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 का परिवहन करती है। एंजाइम का परिवहन करती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करती है, या फिर प्रोटीन का परिवहन करती है, या फिर फैट या लिपिड्स का परिवहन करती है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 8/9/2022 को। देखिए ग्रुप डी में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको पता होना जरूरी है कि भैया लसिका क्या होती है। भाई लसिका के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। आइए समझते हैं इसको। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ब्लड वेसल्स के बारे में सुना है आपने? भाई ब्लड वेसल्स के बारे में आपने सुना है क्या? रुधिर वाहिकाएं। इन रुधिर वाहिकाओं को भैया आम भाषा में क्या कहा जाता है? आम भाषा में कहा जाता है नस। और ये नस कुछ इस तरीके से होती है और जिनमें होकर के हमारा ब्लड बहता रहता है। और इन नसों को ही क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। इन रुधिर वाहिकाओं में, इन ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड पैक होकर के पूरे शरीर में घूमता रहता है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये 3 प्रकार की होती है भैया। एक होती है आर्टरी, नाम सुना होगा। दूसरी होती है वेन्स। तीसरी होती है कैपिलरीज। आर्टरी को बोला जाता है धमनी, वेन्स को बोला जाता है सिराए और कैपिलरीज को बोला जाता है केशिका। क्या बोला जाता है? केशिका। अब जो प्योर ब्लड होता है वो धमनियों में बहता है, इम्प्योर जो ब्लड होता है वो वेन्स में बहता है, और दोनों का जो मिक्स ब्लड होता है जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों की मात्रा होती है, यानी कि मिश्रित जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज में बहता है। और आर्टरी व वेन्स को जोड़ने का कार्य भी कौन करती है? ये कैपिलरीज करती है, ये केशिका करती है, रुधिर केशिका करती है। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने कहा कि कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरी ये सभी क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो जो कैपिलरीज होती है ये भैया थोड़ी पतली होती है आर्टरी व वेन्स की तुलना में, और इसमें होकर के ब्लड बह रहा है, वो भी मिश्रित ब्लड बह रहा है। हमारे शरीर में कुछ शरीर की प्रतिक्रियाओं के द्वारा या कुछ भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इन पतली पतली कैपिलरीज से बेटा आपका ब्लड छन करके बाहर निकल जाता है, जिसे कहा जाता है रुधिर रस, या फिर आप कह सकते हो कि उसका नाम लसिका है। क्या है भैया? लसिका, जिसे आप क्या कहते हो? लसिका कहते हो, या रुधिर रस कह दीजिए, बात एक ही है। और ये जो लसिका होती है, जिस तरीके से जो आपका ब्लड होता है वो आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज में होकर के बहता रहता है इन नसों में, इन ब्लड वेसल्स में, ठीक उसी तरीके से आपकी ये जो लसिका है, ये जो रुधिर रस है, ये भी भैया इसका भी एक अलग सिस्टम होता है। और ये भी जो लसिका वाहिनी होती है, जो लसिका वाहिका होती है, इन लसिका वाहिकाओं में पूरे शरीर में घूमती रहती है। अब इसका भी काम है, इस वजह से ही तो घूमती होगी। इसका काम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रंग, जो रुधिर रस या फिर लसिका जो होती है, इसका जो रंग होता है वो होता है भैया हल्का पीला होता है। जिस तरीके से प्लाज्मा का रंग होता है उस प्लाज्मा के समान होता है भैया इसका रंग। किसका? इस लसिका का। इसमें WBC की संख्या अधिक होती है। इस लसिका में, इसमें WBC की जो संख्या है भैया वो अधिक होती है। अब इसका काम देख लीजिए, काम क्या करता है? तो लसिका घाव भरने में सहायक होती है। पहला इसका काम क्या है? यह घाव भरने में सहायक होती है, दूसरा इसका कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करती है भैया, ये जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है। और तीसरी, आंतों के पास में ये जो लसिका वाहिनी होती है, ये लसिका वाहिनी क्या करती है? क्वेश्चन कह रहा है कि पचित व अवशोषित जो वसा की बूंदें होती है, जो वसा होती है उसका परिवहन करती है। तो आप ये लिख लीजिए कि जो वसा की बूंदें होती है ना, उस वसा की बूंदों का
परिवहन करने का काम भी यही करती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फैटी लिपिड्स। मैंने क्या कहा कि आपकी आंतों के पास में ये लसिका वाहिनी मौजूद होती है, और लसिका वाहिनियों में क्या पाया जाता है? लसिका पाया जाता है। ये लसिका क्या करता है? रुधिर तक यानी कि ब्लड तक जो वसा होती है, इन वसा की बूंदों को पहुंचाने का काम करती है, यानी कि वसा के परिवहन में आपकी लसिका सहायक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लसिका आंतों में पचित या अवशोषित डोडोडोड का परिवहन करती है, तो भैया फैट या लिपिड्स का परिवहन करती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 8/9/2022 को। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ। हमारी नस जो होती है, जिसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रुधिर वाहिका कहा जाता है, ये रुधिर वाहिकाओं में ही हमारा ब्लड पैक होकर के घूमता रहता है। ये 3 प्रकार की होती है, आर्टरी जिसे धमनी कहते हैं, वेन्स से सिरा कहते हैं, और कैपिलरीज से केशिका कहते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, आर्टरी में, वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, और कैपिलरीज में मिश्रित जो ब्लड होता है जिसमें शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड मौजूद होता है, वो ब्लड बहता है। अब धमनियों और सिरा को जोड़ने का कार्य भी कैपिलरीज करती है। ये कैपिलरीज की दीवार जो होती है वो पतली होती है, तो हमारे शरीर में कुछ भौतिक, रासायनिक व शारीरिक परिवर्तन की वजह से ये ब्लड छन करके भैया नीचे आ जाता है। अब जो छन करके आया वो रुधिर रस कहलाता है, और इस रुधिर रस को ही लसिका कहा जाता है। इस लसिका का रंग हल्का पीला व प्लाज्मा के समान होता है। इसमें WBC की संख्या काफी अधिक होती है। इसका कुछ कार्य है, जैसे कि घाव भरने में सहायक होती है, जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है, और वसा की बूंदों का एक परिवहन करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस आधार पर हमने ये क्वेश्चन को किया है कि भैया जो लसिका होती है वो आंतों में पचित या अवशोषित जो वसा है उसका परिवहन करती है। कौन? ये लसिका। किसका? फैट या लिपिड्स का, यानी कि वसा का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पढ़ने में मजा आता है। अब विटामिन वाले चैप्टर में क्या पढ़े यार? वही चीजें मैंने आपको बताया था। विटामिन वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और जितने भी विटामिन है उन सभी विटामिनों के नाम याद कर लीजिए, उन विटामिनों के केमिकल नेम याद कर लीजिए, उनकी कमी से होने वाले रोग याद कर लीजिए, और स्रोत याद कर लीजिए। लो भैया, आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वहीं से ही पूछे गए। अब क्वेश्चन तो ये है, एक बार तो स्टूडेंट देख करके चकरा जाए, ऐसे अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो आशा करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आशा करता हूँ पिछले 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। भैया क्वेश्चन बड़े, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये वही क्वेश्चन है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान से पढ़िए कि निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के कर्मिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। आपको भैया स्क्रीन पर एक डायग्राम मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको भैया गलत कथन की पहचान करनी है कि भैया इनमें से गलत कथन कौन सा है। 3 सही है, 1 गलत है। किससे संबंधित है? दंत क्षय से संबंधित है। ओके, ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इनमें जीवाणुओं की कोई भूमिका नहीं होती और यह विषाणु जनित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अम्ल इनेमल का मर्दकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होता है व दंत क्षय होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 2/9/2022 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एग्जामिनर बड़े बड़े क्वेश्चन देता है ताकि आपको पढ़ने में समय खराब हो और आप कम से कम क्वेश्चन कर सके। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि भैया कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। आपको आता है लेकिन आपको समय के अनुसार भी चलना होगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंटों से आप पीछे रह जाओगे। इसलिए अभी धैर्य के साथ ज़्यादा समय लगाकर
इन सभी चीज़ों को सीख लीजिए ताकि जब भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो भैया आप उस क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सके। यहां पर एक शब्द है दंत छ, क्वेश्चन में दिया हुआ है दंत छ। ये दंत छ क्या है इसके बारे में समझ लीजिए, ये सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ता हूं कि निम्नांकित चित्र में मनुष्यों में दांतों के क्रमिक छह के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के छह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है और गलत कथन की पहचान कीजिए। दंत छह से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं जिनमें से 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। आइए दंत छह के बारे में समझते हैं। दांतों का सड़कर गिरना, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि दंत छह क्या है तो दांतों का सड़कर गिरना दंत छह कहलाता है भैया। दंत छह कहलाता है, दांतों का सड़कर गिरना। अब ये दांत किसके कारण सड़ते हैं और किसके कारण गिरते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो क्या होता है, खाने के कुछ अंश आपके दांतों में रह जाते हैं, रहते हैं ना दांतों में। और दांतों में अगर वो खाना लंबे समय से पड़ा रहता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है तो क्या होता है, उस दांतों में बैक्टीरिया लग जाते हैं। इन दांतों में क्या लग जाते हैं भैया, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं। अब ये जीवाणु करते क्या है, अब जो दांतों में जो भोजन रहा है उस भोजन में क्या पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो भैया वो उस ग्लूकोज को, उस शर्करा को तोड़ करके अम्ल में परिवर्तन कर देता है। किस में परिवर्तन कर देता है, वो भैया ग्लूकोज को तोड़ करके एसिड में परिवर्तन कर देता है। कौन, बैक्टीरिया। जो दांतों में भोजन है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, इस ग्लूकोज को ये बैक्टीरिया तोड़ करके एसिड यानी कि अम्ल में परिवर्तन कर देता है। अब ये जो एसिड होता है ना बेटा, ये बहुत खतरनाक होता है। दांतों के ऊपर इनेमल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। देखो होगा जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो भैया जब उसकी अस्थियां बटोरने जाते हैं तो भैया दांत जलते नहीं है, क्योंकि दांतों में 0% पानी होता है और कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं ये हमारे दांत। और दांतों के ऊपर जो इनेमल पाया जाता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन ये एसिड उससे भी खतरनाक होता है। तो ये एसिड क्या करता है भैया, दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है उसको ये नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं और गलने लग जाते हैं और सड़ करके भैया धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। और इसी सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दंत क्षय कहा जाता है। दंत क्षय कहा जाता है। अब दंत क्षय से संबंधित आपको कुछ कथन दिए हुए हैं जिनमें से 3 सही है और 1 गलत है भैया, 1 गलत है। अब आपको उस गलत का चयन करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया है वो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सबसे पहले तो यही काम करता हूं कि इसको मिटा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन को समझाने में और आसानी रहे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है भैया। जो मैंने अभी आपको समझाया है वही चीज आपको ये ऑप्शन में देखने को मिलने वाली है भैया। इसलिए आशा करता हूं जो मैंने आपको सिखाया है वो आपको समझ में भी आ गया होगा और उनमें से थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है और यह विषाणु जनित होते हैं। क्या मैंने आपको ये बताया है क्या कि भैया इस पूरी प्रोसेस में जीवाणुओं की कोई भूमिका नहीं होती है? अरे भैया बैक्टीरियाओं, जीवाणु की भूमिका होती है भाई, ये मैंने आपको बताया है। ये विषाणु जनित नहीं होते हैं। इनमें कोई जो रोग हुआ है, ये दंत क्षय जो हुआ है, ये वायरस के कारण हुआ है क्या?
मैंने कहीं वायरस का नाम लिया था क्या? नहीं लिया। इसमें जीवाणुओं की भूमिका होती है भैया। तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत निकल जाएगा भैया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ही होगा। लेकिन अन्य के जो 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको दंत क्षय के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो अम्ल होता है बेटा, इसका पीएच मान होता है 5.5। अगर 5.5 से कम है इस अम्ल का पीएच मान, तो भैया आपको दंत क्षय हो जाएगा। और ये 5.5 जो पीएच मान होता है ना, ये बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में भी समझ लेना। ओके, बी के बारे में बात करते हैं। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। मैंने भी तो यही कहा था कि आपके मुंह में जो बचा हुआ भोजन है, जो आपके दांतों में सड़ रहा है, गल रहा है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो उस पर ये जो जीवाणु होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि जो अम्ल बना है, अब ये अम्ल किससे बना है? तो भैया ग्लूकोज को तोड़ करके भैया अम्ल का निर्माण हुआ है। तो ये इनेमल, मैंने कहा था इनेमल क्या होता है? आपके दांतों पर सबसे बाहरी एक परत होती है सफेद रंग की, जिसे इनेमल कहा जाता है। और ये हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसमें 0% पानी होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो ये जो अम्ल है, ये इनेमल का मर्दकरण कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होता है और आपको दंत क्षय होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। डी क्या कहता है कि जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करता है। मैंने भी यही कहा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो शर्कराओं को, वो ग्लूकोज को विघटन यानी कि तोड़ करके अम्ल का निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है भैया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भैया दंत क्षय से संबंधित यही गलत कथन है। और ये दंत क्षय से आपके पिछली एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में इसी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं भैया, इसलिए जो आपने सीखा है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए भैया, ताकि जब भी हम आगे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करें तो भैया उस क्वेश्चन को आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और हम इसी तरीके से भैया बिल्कुल आपको आसान भाषा में पढ़ाते हैं सभी चीजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा आप आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर सके। और इसी तरीके से आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, आप जाकर पढ़िए, आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, अभी भी नहीं है, मैं आपसे फिर कहता हूं, लेकिन पहले की तुलना में अब थोड़ा बेटर है और आपको और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और रेलवे वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में सहायक होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है पित्ताशय। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/9/2022 को, 12/9/2022 को। देखिए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो लीवर होता है भाई, जो यकृत होता है, इस यकृत से एक जूस का निर्माण होता है और उस जूस को कहा जाता है पित्तरस, यानी कि बाइल जूस, बाइल जूस। मैंने क्या कहा? लीवर से एक जूस का निर्माण होता है जिस जूस को बाइल जूस कहा जाता है, पित्तरस कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया ऑप्शन में करके आना है लीवर। लेकिन ये जमा कहाँ होता है? तो भैया ये बाइल जूस जो जमा होता है वो होता है गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है? ये पित्ताशय होता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना
कि भाई पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आप देखते हो कि पित्रस और पित्ताशय, आगे पित्त है दोनों में, तो आप आंसर पित्ताशय करके आ जाते हो। ऐसा नहीं है, इस पित्रस का, इस बाइल जूस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। लेकिन कार्य कहाँ जाकर के करता है, तो भैया ये कार्य करता है छोटी आंत में जाकर के, छोटी आंत में आकर के ये बाइल जूस, ये पित्रस कार्य करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के। इतनी बात क्लियर। क्या काम करता है अभी आपको सब बताएंगे, पहले पित्रस के बारे में वो समझ लीजिए। इसका पीएच मान कितना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पित्रस का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो 7.5 से लेकर के 8.5 इसका पीएच मान होता है। 7.5 से लेकर के 8.5 इसका पीएच मान होता है। इतनी बात क्लियर है। ओके भैया, इसकी प्रकृति कैसे हो गई भाई, अगर इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया क्षारीय। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, तो इसकी प्रकृति हो गई भैया क्षारीय। बात आती है कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है भैया हरा। इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। जैसे हमारे ब्लड का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, तो एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में किसी का रंग कुछ भी हो, जैसे कि पित्रस है, इसका रंग हरा है, तो ये किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है, किसी न किसी वर्णक के कारण होता है। तो इस पित्रस का रंग हरा होता है, वो विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है, वो विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है, वो विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पित्रस का रंग हरा किसके कारण होता है, विलिवर्डिन के कारण होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो विलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये काम में क्या करता है, तो पहला इसका जो कार्य है वो है कि भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, भोजन को ये क्षारीयता प्रदान करता है, भोजन को ये क्षारीयता प्रदान करता है। ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है भैया। मैंने कहा कि इस पित्रस का, इस बाइल जूस का जो पीएच मान है वो 7.5 से लेकर के 8.5 है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति होती है भैया क्षारीय। और अगर इसकी प्रकृति क्षारीय है तो ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करेगा, तो ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करेगा। और भैया इसका दूसरा कार्य क्या है, दूसरा इसका कार्य होता है कि ये वसा के पाचन में सहायक होता है। अब वसा के पाचन में सहायक किस तरीके से होता है, तो वो देख लीजिए। तो ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये जो बाइल जूस होता है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये जो बाइल जूस होता है, ये जो बाइल जूस होता है, ये जो पित्रस होता है, ये पित्रस भैया छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। और इसे ही कहा जाता है वसा का पायसीकरण या वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण जो भी कहते हैं। तो यही होता है भैया वसा का पायसीकरण। अब देखो, पहले बड़ी बड़ी गोलियां थी, अब छोटी छोटी गोलियों में टूट गया। पाचन की परिभाषा क्या है, भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है, या भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो देख सकते हो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये जो बाइल जूस है, ये जो पित्रस है, इसने छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट तोड़ दिया। तो ये वसा के पाचन में सहायक है कि नहीं है। तो बेटा अब आशा करता हूं पित्रस के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन ने पूछा गया है, क्वेश्चन 4 ने पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, तो भैया यकृत होता है, क्योंकि यकृत ने ही इस बाइल जूस का निर्माण किया है और इस बाइल जूस ने ही वसा का पायसीकरण किया है भैया। और इस पित्रस से, इस बाइल जूस से संबंधित मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है।
अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है, या आपके ऑप्शन है कोमल दंतवल्क, ऑप्शन नंबर बी कहता है मसूड़ों से रक्त का स्राव, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गंध युक्त सांस, और ऑप्शन नंबर डी है टूटा हुआ दांत। जो सबसे मुख्य कारण है बेटा वो आपको बताना है। यह आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 22/9/2022 को। यह आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, कोमल दंतवल्क। इस दंतवल्क को बेटा इनेमल भी कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था कि खाना जो होता है वो अगर हमारे दांतों में लंबे समय तक रहता है तो इसमें जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण इस भोजन में पाए जाने वाली जो शर्करा होती है उसे जीवाणु अम्ल में परिवर्तन कर देते हैं, और उस अम्ल का पीएच मान 5.5 से कम होता है। 5.5 से उसका पीएच मान कम होता है भैया, जिसके कारण ये जो इनेमल है ये नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये इनेमल में 0% वाटर होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका जो मुख्य रीजन होगा वो आपका इनेमल जो होता है वो कमजोर हो जाता है, वो कोमल हो जाता है, कोमल दंतवल्क, यही इसका आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/9/2022 को। तो आप प्राथमिकता दोगे अगर इस क्वेश्चन में तो भैया ऑप्शन नंबर ए को ही दोगे। इतनी बात क्लियर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भैया दंत क्षय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देख लीजिए इसी ही क्लास में आ गया। आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय में, ऑप्शन नंबर सी है मलाशय में, ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत में। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2022 को। एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं गाइज, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में कौन कौन से एंजाइम या कौन कौन से रस सहायक होते हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के स्रोत क्या है, किस तरीके से इनका पाचन होता है, किस तरीके से इनसे एनर्जी मिलती है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तो मैं आपको इसी चैप्टर में करवाने वाला हूँ कि कौन कौन से पाचन किस किस के पाचन में सहायक होते हैं। अगर आप अच्छे से इन चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो भैया प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर जो लिंक मिलेगा वो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस तरीके से होता है उसी का ही मिल जाएगा। उसमें बेटा 3 वीडियो आएगी, 3 नहीं 4 वीडियो आएगी, जिसमें अगर आप, मुझे कंफर्म पता नहीं है सीरियल कहने का मतलब, जैसे कि नंबर वाइज पता नहीं है, जैसे कि पहले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें एक वीडियो में लिखा हुआ होगा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, दूसरी वीडियो में आएगा हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तीसरी वीडियो में आएगा हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, और चौथी वीडियो में आएगा कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो आपको तीनों का ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग देखना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो उन चीज़ों को कि भाई हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, तो भैया उस प्लेलिस्ट में जा करके तीनों को पढ़ लीजिए। वो 4 क्लास है, 1 घंटे के अंदर अंदर वो चारों क्लासें हो जाएगी। जाकर देख लेना भैया, जिंदगी में कभी भी पाचन तंत्र में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर वहां से भी आप देखना नहीं चाहते तो साइंस गुरु रवि यूट्यूब चैनल पर सर्च करना, जैसे ही हमारा लोगो आएगा उसमें मेरी फोटो आएगी, शायद इसी शर्ट में है, जैसे ही
वो फोटो आएगी, उस फोटो पर क्लिक करना भैया। तो जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल का आप खोलते हो, कहने का मतलब पेज खुलता है, तो सबसे पहले ही जो वीडियो आती है वो आती है हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, और उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर के देख लेना भैया। वो चारों के चारों ही वीडियो आपको वहां से भी मिल जाएगी। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कैसे होता है। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो आपके छोटे आंत में होता है। लेकिन बेटा शुरुआत मुंह से ही हो जाती है भोजन के पाचन की। सबसे पहले हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत हो जाती है, फिर आपके पेट में जाता है भोजन। भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में समझाया था। पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, और छोटे आंत में फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में पूर्ण रूप से नहीं होता है, प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से पेट में नहीं होता है। छोटी आंत में बेटा पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। क्योंकि अभी समझाने लग गया तो भैया 1 घंटा तो इसी चीज में लग जाएगा कि आपके शरीर में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है पाचन तंत्र वाला तो जाकर पढ़ लो, और अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कैसे होता है तो जाकर पढ़ लीजिए। सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ पढ़ा रखा है भैया। अब नहीं पढ़ते हो तो आपकी गलती है, फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।